हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई एम तुमसे त्यागी, योर बायोलॉजी एजुकेटर ऑन अडर 247। सो फाइनली आरंभ दोबारा से रिज्यूम हो चुका है एंड वी आर स्टार्टिंग विद योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और बेटा जी, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगेन मैंने ये चीज़ बार बार कही है आपको कि ये जो कंप्लीट एंटायर यूनिट है ना, ये पूरी की पूरी यूनिट ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। सो चैप्टर वैसे बहुत ईजी है, आपको समझने में बिल्कुल परेशानी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आई वुड से पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट का ये बहुत आसान सा जो है आपका चैप्टर रहने वाला है। कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी, उन टॉपिक्स को हम ऑब्वियसली क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। हमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ, है ना। स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से विद योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। और अपनी एनसीईआरटी ज़रूर खोल के बैठ जाना सारे बच्चे, ठीक है। एनसीईआरटी खोलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ टेक आउट योर एनसीईआरटीज एवरीबडी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार ये जो टर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के आपके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे अब वो फिजिकल ले लो, ठीक है, या वो इमोशनल ले लो, या बिहेवियरल या सोशल, कोई भी जो एस्पेक्ट आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उसका सम टोटल in all the aspects the person is healthy in terms of physical reproductive health, in terms of the emotional reproductive health, in terms of behavioral reproductive health, as well as the social reproductive health, then we call it as a reproductively healthy person। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये चैप्टर में ऐसा क्या है और ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब उसको देनी चाहिए, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, है ना। वाई इज इट, वाई वी आर स्टडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम एक अलग से टॉपिक के फॉर्म में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप समझिए यहाँ पे। बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। एंड सिंस पीपल आर अशेम्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, सो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे इन्फेक्शन आ जाता है, या उनको क्लीन नहीं रखते, हाइजीन नहीं होता प्रॉपर, और उनको समझने की कोशिश नहीं करते, उसके बारे में डॉक्टर के पास जाने से हेजिटेट करते हैं। तो इन सारी हेजिटेशंस के कारण नासमझी के कारण, इलिटरेसी के कारण, ठीक है, और ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण यहाँ पे इस वाले एस्पेक्ट में लोगों को प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाती हैं। नॉर्मली अगर किसी को खांसी है, ज़ुकाम है ना, या उसको फीवर हो रहा है, तो वो जाएगा डॉक्टर के पास, जाएगा ही जाएगा। वो अपने घर वालों को भी बता देगा कि मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम है, या अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को, किसी को भी जिसको भी बताना है कि ये प्रॉब्लम है। बट अगर प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो रही है, वहाँ पे कुछ भी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो डिस्कस करना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाता होगा। तो यही रीज़न होता है कि इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ते हैं, और इसकी अवेयरनेस लोगों के प्रति होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ यहाँ पे एक और टर्म आती है पॉपुलेशन, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द चाइल्ड बर्थ, एंड व्हेन द पीपल आर नॉट हैविंग एनी प्लान्स फॉर चाइल्ड बर्थ, इट अल्टीमेटली लीड्स टू unwanted pregnancies, unwanted we can say there is birth of children, ठीक है। फिर क्या होगा, जो प्लान भी नहीं किया था फिर बर्थ हो रहे हैं, और उससे धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब वो एक इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे भी प्रॉब्लम होती है ना। वो दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ सच ह्यूज फैमिलीज, सो मेनी किड्स, इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, नहीं ध्यान रख पाते उनका,
है ना तो उनकी फिजिकल नीड्स मतलब उनकी किसी भी तरह की उनकी खाने की नीड्स, उनकी पहनने की, उनकी एडुकेशन, कुछ भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है. सो दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, है ना, नो मैनेजमेंट, नो प्लान्स, नथिंग. So India was amongst the first countries in the world to initiate the action plans and programs at a national level. इसीलिए इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने नेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए, ठीक है, जहाँ पे क्या किया जा रहा था इन प्रोग्राम्स के अंदर नेशनल लेवल पे जो ये चल रहे थे. इंडिया वॉज द फर्स्ट वन टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है. इट वॉज टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, ठीक है, एक सोशल गोल की तरह यहाँ पे इन्होंने बात करने की कोशिश की, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे साथ साथ क्या है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है. फैमिली प्लानिंग वॉज इनिशिएटेड इन 1951. कैन यू सी 1951 में फैमिली प्लानिंग करके जो है गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स कुछ ऐसे चालू किए जहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा प्लानिंग के साथ किड्स को बर्थ दे, है ना. दे शुड हैव फैमिलीज अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर प्लान वेन एवर दे वॉन्ट एंड नॉट बाय जस्ट चांस बट बाय अ प्रॉपर प्लानिंग, ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इसके बारे में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में क्या क्या था वो हम अभी डिस्कस करेंगे. इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, और इस ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए जहाँ पे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को टारगेट किया गया, ठीक है. रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज टारगेट इन द सेंस यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आ गया, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन भी आ गया, यहाँ पे आपके जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ, है ना, कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अनप्लान्ड तरीके से दुनिया में आ जाते हैं और फिर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन तक नहीं, 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती, मैल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ों का कुपोषित हो जाते हैं, सुना है ना, ये कुपोषण जैसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी कभी प्लानिंग ही नहीं हुई थी, है ना, वो बस ऐसे ही आ गए हैं. अब दे आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, या so that is the issue, and these are currently in operation under the popular name that is reproductive and child health care programs. तो ये सारी जितने भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड आपके जितने भी सारे इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स आए थे, they all came together under the RCH, that is reproductive and child health care programs, ठीक है. ये सारे किस में आए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंडर आए, ओके. दे ऑल केम अंडर द RCH प्रोग्राम्स, ऑलराइट. सो यू कैन सी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. नाउ अब इन प्रोग्राम्स के अंदर किस किस चीज़ का यूटिलाइजेशन किया गया, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ. हाँ, तो इन RCH प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे ऑडियो, विजुअल्स और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया गया, ठीक है. बहुत सारे ऑडियो, विजुअल्स और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया गया, ठीक है. सो आप देख सकते हो कि ये एक लड़की बेटी दिखाई हुई है, विल यू बी अ फ्री मैन और चेंज. सो इट इज़ टेलिंग, ये आपके डिजीज़ेस दिखा रखे हैं, वेनरल डिजीज़ेस, है ना. सो एनस्लेविंग हैबिट्स, या कहने का मतलब है ये इंसान को चेंड क्यों दिखाया है, क्यों ये चेंड है, क्योंकि ही इज़ हैविंग सम एनस्लेविंग हैबिट्स. एनस्लेविंग इन द सेंस कि इसको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो ये नहीं जाएगा डॉक्टर के पास दिखाने. अगर इसको कुछ भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ भी इशू आ रहा है, ही और शी विल नॉट गो टू द डॉक्टर, है ना. एंड दे आर अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ RTIs. वेनरल डिजीजेस क्या होती है, ये आपकी STDs होती हैं. अनदर नेम फॉर वेनरल डिजीजेस STD, that is sexually transmitted diseases, and also at the same time इनको हम RTIs भी कहते हैं, reproductive tract infections. RTI, reproductive tract infections भी इनको हम कहते हैं,
ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के जो ऑडियो विजुअल्स होते हैं, जो प्रिंट मीडियाज होते हैं, दीज आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ये RCH प्रोग्राम्स के अंदर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। टेलीविजन्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, है ना, इवन टेलीविजन्स, रेडियोज़ के थ्रू बहुत सारी ऐसे और बहुत सारे कैंपेनिंग्स भी होती थी। उन सारे तरीक़ों से इन जो यहाँ पे बेसिकली क्या करने की कोशिश की जा रही थी, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही थी। दैट वाज ऑल इंक्लूडेड अंडर द RCH प्रोग्राम। बात समझ में आई? नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स। एट द सेम टाइम दिस वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव, ये भी एक तरह से एक इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पे स्कूल्स के अंदर बेटा जी, ठीक है, जहाँ स्कूल में कभी इस तरह के टॉपिक्स को कभी नहीं पढ़ाया गया, उसके बारे में शायद कभी डिस्कशन भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्स एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट लाया गया। ठीक है, इट वॉज अ सब्जेक्ट बेसिकली एंड इट वॉज टॉट इन द स्कूल्स, और इस सब्जेक्ट को स्कूल्स में पढ़ाया भी गया। ठीक है, इस सब्जेक्ट को स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा था। राइट, देयर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन। इस टॉपिक के बारे में बच्चों को अवेयरनेस दी गई, स्पेशली विच चिल्ड्रेन विच आर एट द रिप्रोडक्टिव एजेस, okay, which have just attained their puberty, okay, especially girls not aware about what is happening in their body, even guys, not just the girls but especially girls, because you must have heard about the menstruation, right? So whenever the puberty occurs, sometimes it is very abnormal for a very young girl to experience such things in their life. It is very new, something they feel very bad about it, something abrupt happening in their body. But उस टाइम पे अगर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए कि दैट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ दैट, दे शुड बी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट, तो चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी सबको समझ में आने लगती है। ठीक है, राइट, एंड किस तरह से दे शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, है ना, what is the right age for the reproductive activities. So all of these stuffs are discussed in the sex education when they are brought in the school as a subject, right? Then apart from this, not just the school kids but normal people, layman people, the women especially, how they can take care of their hygiene, how they can take some preventive measures फॉर प्रेगनेंसी, किस तरह से प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए होते हैं, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में काम करें, जो उनकी हेल्थ को ख़राब ना करें। ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे किस तरह से हेल्थ की केयर की जाती है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे किस तरह का न्यूट्रिशन जो है वो दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, सो पीपल वर एडुकेटेड अबाउट इट। सो दिस इज ऑल हैपनिंग अंडर द RCH प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें आपकी RCH प्रोग्राम के अंदर ही हुई है। ठीक है, एवरीथिंग हैपन अंडर द RCH प्रोग्राम, एडुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप्स। ठीक है, स्पेशली जो मैरिजेबल एज ग्रुप्स में जो लोग थे उनको क्या किया गया था, एडुकेट किया गया। ठीक है, फर्टाइल कपल्स को एडुकेट किया गया एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा दिस इज डन ना, या अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स, दैट अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, लोगों तक और भी अवेयरनेस फैलाई गई अबाउट द प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जो ये अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है अपनी कंट्री में, है ना, जो सिर्फ बढ़ती ही जा रही है, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी था, है ना। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट ऑल्सो, राइट। इसके बारे में भी जागरूक करना काफ़ी ज़रूरी था। सोशल ईविल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा किस तरह से जो है देर आर अ लॉट ऑफ सोशल ईविल्स एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज द सेक्स अब्यूज़, ओके,
that what exactly is the sex abuse and what can be done in such situations, and what are your we can say कि यहाँ पे किस तरह के लॉज एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है, और अगर इन केस इफ समथिंग लाइक दैट हैपन्स, या सो व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस कैन बी टेकन, ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनके साथ गलत हो रहा है ना। ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनको यही नहीं पता होता था कि ये चीज़ गलत है, इट इज़ अ क्राइम। हो सकता है कि उस टाइम पे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो भी रहा हो, बट दे वुड हैव नेवर लाइक टोल्ड एनीबडी अबाउट इट। कभी बाहर निकल के आके बताया ही नहीं कि इस तरह का सीन जो है उनके साथ हुआ या ऐसा कुछ हुआ उनके साथ। सो दे वर नॉट अवेयर एक्चुअली कि ये एक क्राइम है और इसके लिए एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। एक्सेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स, ताकि यहाँ पे बहुत नेसेसरी जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो लिए जा सके, सो एज टू प्रिवेंट देम, ताकि उनको प्रिवेंट किया जा सके, एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ताकि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल, जो अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी हो और एक हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप किया जा सके, ठीक है। अ सोसाइटी विच इज सोशली हेल्दी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, दैट काइंड ऑफ सोसाइटी शुड बी देयर, राइट। नाउ अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, ठीक है। सो हियर स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के ऊपर क्या बैन, प्रॉपर बैन, ओके। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है पहले ये समझ लो आप लोग, व्हाट इज दिस एमनियोसेंटेसिस, इस पे काफ़ी सवाल भी बनते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो ये एक टेक्निक होती है जहाँ पे, कैन यू सी, दिस इज बेसिकली शोइंग द वूम ऑफ द मदर, राइट, इट इज द वूम ऑफ द मदर। सो हियर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, यहाँ पे ये जितना भी यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, बेबी के अराउंड, एम्ब्रियो के अराउंड, दैट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड which is present in the amnion layer, which is the embryonic layer here, amnion layer, embryonic layer रहती है, उसी में ये amniotic fluid present होता है। और इसी amniotic fluid के अंदर, इसी amniotic fluid के अंदर क्या present होता है बेटा, what is there, the chromosomes, मतलब आपका यहाँ पे पूरा genetic material यहाँ से निकल सकता है और यहाँ से आप क्रोमोसोम्स के पैटर्न का पता लगा सकते हो। यू कैन सी द क्रोमोसोमल पैटर्न हियर, यू कैन स्टडी देम, यू कैन स्टडी देम, स्टडी भी कर सकते हैं इसको कि क्रोमोसोमल पैटर्न में कोई एबरेशन तो नहीं है। उससे क्या आपको क्रोमोसोमल डिजीजेस का पता लग जाता है बचपन से ही। तो देखो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, फ़ायदे की चीज़ थी कि अगर बचपन से ही कोई क्रोमोसोमल डिजीज़ेस है या इस तरह की कुछ एबनॉर्मैलिटी अगर बच्चे में है तो डॉक्टर्स को पता चल जाता था। एंड दे यूज्ड टू टेल द पेरेंट्स कि इन केस इफ़ यू वांट टू हैव द अबॉर्शन एंड यू डोंट वांट टू रेज सच अ चाइल्ड, क्योंकि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है बेटा इस तरह के डिसेबल्ड बच्चों को करने में। या तो क्या हो जाए, या तो फिर पेरेंट्स पैसा खर्चा करके जीन थेरेपी करा ले या जो भी है, दैट इज़ समथिंग सेकेंडरी। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन की। तो इस तरह की एबनॉर्मैलिटीज़ को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मैलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता था। अब आप देखो क्रोमोसोमल पैटर्न पता चल रहा है तो वहाँ पे ये भी पता चल जाता था कि भैया वहाँ पे XX क्रोमोसोम था कि XY था, यानी ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे फीमेल बॉर्न होने वाली है या मेल बॉर्न होने वाला है, ठीक है, ये भी पता चल जाता है। बट इसको पता लगाना वॉज लाइक, आई थिंक इट शुड बी एक्साइटिंग फॉर द पेरेंट्स। जैसे अभी भी मतलब हमारे इंडिया में तो बैन हो गया, बट कहीं कहीं जहाँ कंट्रीज़ में होता है, जो थोड़ी सेंसिबल लोग हैं वहाँ पे वो इसका डिटेक्शन करते हैं, तो वो बेसिकली दे गेट एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि ओ हमें पता चल जाएगा कि बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है। बट अपने इंडिया में क्या हो रहा था ना, इसका पता लगाते थे कि कौन है, बेबी बॉय है कि गर्ल है।
और गर्ल होता था तो क्या करते थे, दे यूज टू गेट द प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, यानी कि as soon as they got to know that the baby is going to be the female, I don't know what was so bad about it, but as soon as they get to know that it is going to be the female, they just quickly went for what, the abortions. Yeah, they went for what, abortions. Now बेटा जी अब देखो, अगर abortions करा रहे हैं, यानी कि बेसिकली यहाँ पे इसको हम हिंदी में भ्रूण हत्या कहते हैं, फीमेल फीटिसाइड. सो ये जो प्रैक्टिस थी वो बहुत ज़्यादा हुई, मतलब अति मचा दी, इतनी ज़्यादा. कुछ कुछ ऐसी स्टेट्स थी, जैसे हमारी नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स ऐसे जैसे हरियाणा था. सो वहाँ पे तो बेटा पूरा जो सेक्स रेशो था, है ना, मेल फीमेल का सेक्स रेशो ही गड़बड़ा गया, डिस्टर्ब हो गया था, ड्यू टू ह्यूज प्रैक्टिस ऑफ दिस फीमेल फीटिसाइड. सो बहुत जगह हो रहा था. इट वॉज नॉट जस्ट हरियाणा बट देयर वर अ लॉट ऑफ स्टेट्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वहाँ पे जो स्टैट्स बताते हैं कि पूरा का पूरा सेक्स रेशो भी बिगड़ गया था. ठीक है, वहाँ पे लड़कों की शादियाँ होनी भी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी. क्यों? क्योंकि लड़कियाँ नहीं बची थी. तो ये तक इशू आ गए थे. तो लोगों को ये समझना चाहिए भाई, सेक्स रेशो पॉपुलेशन में मेंटेन होना ज़रूरी है. अगर सिर्फ लड़के ही लड़के होते रहेंगे, देन हु इज़ गोइंग टू गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन? हाउ द स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इफ देयर विल बी एंटायरली द बॉयज? what will happen to the world? The world will end one day if there is no girl, if there is no biotic organism, to give birth to the next generation. And in human race, only female is responsible for that. Only female is having that kind of reproductive organs which is capable of giving rise to a new organism, right? Okay, so amniocentesis is a fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. I think I have told you enough about the amniocentesis. So that is why, since it was practiced very badly, क्योंकि इसको गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना, फीमेल फीटिसाइड जैसी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा था, तो इसको क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था. There was a statutory ban on the amniocentesis. ठीक है, स्टैट्यूटरी मतलब कि एकदम से कंपल्सिव, ठीक है, कि अब ये चीज नहीं होगी, बैन है तो बैन है. ठीक है, देयर वाज दिस काइंड ऑफ बैन. ओके, या क्लियर? नेक्स्ट आता है, इट इज यूज्ड फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन विच मोस्ट पीपल गेट डन टू फॉर द फीमेल फीटिसाइड. आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग आती है रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज. बहुत सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में भी क्या की गई थी? रिसर्च की गई. एंड दीज आर एनकरेज्ड, और इनको एनकरेज भी किया गया. फॉर एग्जाम्पल सहेली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सहेली. सो सहेली इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच वॉज डेवलप्ड इन द CDRI लखनऊ. कहाँ पे इसको बनाया गया था भैया? CDRI लखनऊ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं CDRI लखनऊ से. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDRI? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI लखनऊ. So in the CDRI Lucknow, what was happening? There was the research going on the various reproduction related areas. बहुत सारे reproduction related areas पे research चल रही थी, and these were encouraged, right? इनको encourage किया गया था. और इस सहेली जो थी, it was one of them. एंड इसके क्या फ़ायदे थे? देखो, सहेली का फ़ायदा ये है कि ये वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये नॉन स्टेरॉइडल है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह के स्टेरॉइड, जो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया था. सो इट वॉज नॉट कॉजिंग एनी साइड इफ़ेक्ट टू द बॉडी. ठीक है, इसकी वजह से क्या था? देयर वॉज नो साइड इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी. सेकेंड थिंग वॉज कि जो ये आपका
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वॉज देयर, दिस वॉज वंस इन अ वीक पिल. ये क्या थी? ये वंस अ वीक पिल थी. इट वॉज वंस अ वीक पिल. ठीक है, ये वंस अ वीक पिल थी, तो इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार लेने की ज़रूरत पड़ती थी, अनलाइक द नॉर्मल पिल्स जो रेगुलरली उनको लेना पड़ता था. सो दिस वॉज द एडवांटेज हियर. ओके या सो ये था सारा आपका RCH प्रोग्राम के अंडर. ठीक है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर हुई हैं हमने वो सब देख लिया है. अब बात आती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, कि जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए. ठीक है, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड किस वजह से बढ़ी, क्या रीजंस थे उसके पीछे. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. In the last century an all round development in various fields. ठीक है, एक ऑल राउंड डेवलपमेंट देखी गई बड़े सारे फील्ड्स में. सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. और सिग्निफिकेंटली इसने क्या किया, लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव किया, है ना. क्या किया गया, ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट चल रही थी अलग अलग फील्ड्स में, इट वॉज बेसिकली इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा था, लाइफस्टाइल बढ़ रहा था. ठीक है, तो इट वॉज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली. हाउएवर, जिस तरह से लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा है ना, लाइफस्टाइल बढ़ा, उनको क्या मिल रही थी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही थी. ओके, तो इन सब चीज़ों के होने के कारण लोग इतनी जल्दी बीमार नहीं हो रहे थे, है ना. लोग इतनी जल्दी बीमार नहीं हो रहे थे. एंड मोर्टैलिटी का जो रेट है, मोर्टैलिटी का जो रेट है वो क्या होता गया, वो घटता गया. मोर्टैलिटी रेट ऑटोमेटिकली क्या होता गया, गिरता गया, है ना. मोर्टैलिटी का रेट गिरता गया. राइट, सो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन. साथ में क्या थी, बेटर लिविंग कंडीशंस भी थी. दे हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट. इन सब का क्यूमुलेटिव क्या पड़ा, एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पड़ा ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ग्रोथ पे एक इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, एंड आवर पॉपुलेशन विच वॉज समवेयर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 350 मिलियन. हमारी पॉपुलेशन जो 350 मिलियन के अप्रॉक्स थी, राइट, एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस. हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे आप देख रहे हो कितनी पॉपुलेशन थी, 350 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली. हाँ, इट रीच्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000. देखो, सीधा बिलियन 2000 में, सीधा बिलियन. 1947 अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंस के टाइम की. 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था, 47 से 2000. ठीक है, क्या हुआ, पूरा 350 मिलियन से बिलियन पे पहुंच गया. एंड क्रॉस्ड 1 बिलियन, और 1 बिलियन को भी वो क्रॉस कर गया इन 2000, इन May 2000 में. सो दीज वर द स्टैटिस्टिक्स that population of India was exploding like anything. ठीक है, it was exploding like anything. This was the population of India. So that means उस टाइम पे, अगर उस टाइम के, अब तो खैर और ज़्यादा ही बढ़ रही है, कम तो हुई नहीं है. So उसका मतलब ये था, उस हिसाब की स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हर छठा बंदा जो है वर्ल्ड में इंडियन है. और अब तो देख लो, मुझे लगता है हर दूसरा तीसरा बंदा इंडियन ही है. जहाँ चले जाओ वहीं तुम्हें इंडियन. अरे मतलब तुम कहीं भी चले जाओ ना, हाँ, तुम किसी फॉरेन कंट्री में भी जाते हो, मतलब आई जस्ट वेंट रिसेंटली, कहीं भी चले जाओ तुम्हें हर दूसरा तीसरा बंदा इंडियन ही दिखेगा. उनसे पूछो कौन, इंडियन. तो यही हाल है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है यार, हर जगह फैला दिया है इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को. हाँ, सो दिस इज द फैक्ट. आई डोंट नो कि लोग कितना ही सीरियस है इन बातों को लेके. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कौन कौन से फैक्टर्स एक्चुअल में अफेक्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट इज द रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट. कि जो डेथ रेट में इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है ना. डेथ रेट इज डिक्रीजिंग ट्रिमेंडसली.
ओके, डेथ रेट में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. ओके, देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द डेथ रेट. एंड देन मैटरनल मोर्टालिटी रेट. ओके, मैटरनल मोर्टालिटी रेट में भी आपका क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. देन इसके अलावा, अच्छा ये सब क्या है, डू यू नो व्हाट इज दिस? डेथ रेट इज द नॉर्मल रेट ऑफ डेथ ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया. किसी भी गिवन एरिया में जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, दैट इज द डेथ रेट. फिर आता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट. अब मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है, MMR. मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज MMR. MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेट. ओके, हाउ मच इज द MMR? MMR कितना रहता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितना रहता है, व्हाट इज द MMR? दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द मदर्स, मैटरनल, जो राइट आफ्टर गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, है ना. क्या होता था, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज उतनी मिलती नहीं थी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था, डेथ हो जाती थी पहले. बट अब इन सारी ये जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, इसमें क्या आ गया, डिक्लाइन आ गया. अब क्या हो रहा है, डेथ रेट भी रिड्यूस हो गई ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़. जैसे कि मैंने बताया, बेटर लाइफस्टाइल, जिम जा रहे हैं, सेहतमंद खा रहे हैं, योगर्ट खाओ भाई, फ्रूट्स खाओ. अब तो लोग इतने ज़्यादा है ना कीटो डाइट्स लेते हैं. सो पीपल आर प्रेफरिंग वेरी हेल्दी थिंग्स नाउअडेज. मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम होने के रीज़न भी यही है कि अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट चार्ट्स बनवाते हैं जी अब तो स्पेसिफिकली जाके डाइटिशियन से. सेम विद द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चों की जन्म लेते ही डेथ हो जाती थी, है ना. इन्फेंट्स यू टू डाई राइट आफ्टर देयर बर्थ. बट अब ऐसा नहीं है, अब इनको बेटर फैसिलिटीज़, अगेन सेम रीज़न. सो इन सारी डेथ रेट्स में, चाहे नॉर्मल डेथ रेट हो, मैटरनल मोर्टालिटी रेट हो या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो, सभी में क्या आया, डिक्लाइन आया. और आपका जो रिप्रोड्यूसिबल एज वाले जो लोग थे, है ना, नंबर ऑफ पीपल थे फ्रॉम द रिप्रोड्यूसिबल एज, वो क्या हुए, वो बढ़े इस पर्टिकुलर टाइम पे. नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज स्टार्टेड इंक्रीजिंग. दे वर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस टाइम. वाई दे वर इंक्रीजिंग? बेटा सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा आपके लोग जो थे वो इसी एज में बढ़ रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे लोगों की चाइल्ड मैरिजेस भी होती थी. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दैट, तो चाइल्ड मैरिज वॉज वन ऑफ द रीज़न. बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, ठीक है, कोई फिक्स्ड एज नहीं थी. एंड दैट वाज द रीज़न कि जल्दी जल्दी शादी होने के कारण पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ रही थी. उनकी जनरेशन जल्दी आएगी, फिर उनकी जल्दी आएगी. अब क्या होता है, अब तो लोग टाइम लगाते हैं, है ना. अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डोंट इवन प्रेफर गोइंग फॉर पेरेंटहुड इन देयर late 20s, they go it in 30s. Yeah, so this is the kind of change now which is there, but earlier it wasn't. and reproducible age वाले लोग थोड़े ज़्यादा थे. एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया, मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, मीडिया के अंदर अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट दिया जाता था. सो दीज वर द, नाउ वी आर स्टडिंग द, ये तो थी दिक्कतें, ये तो हुआ कि आपका पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे. अब इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए देयर वर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बीइंग मेड. सो वो क्या एफर्ट्स थे और क्या क्या चीज़ें की गई इस पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए. So there were a lot of steps which were undertaken for overcoming the population explosion. You can see advertisements in the media. मीडिया के अंदर बहुत सारी advertisements दी जाती थी, ठीक है. अर्बन कपल्स अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म. जो सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लोग थे उन्होंने क्या अपनाया, वन चाइल्ड नॉर्म, कि सिर्फ एक ही बच्चा, है ना, होगा हमारा, वन चाइल्ड नॉर्म. सो ये OCN बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा था बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए. इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि देखो पहले रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज़्यादा होते थे, क्योंकि सबकी शादी मतलब किसी भी टाइम पे हो जाती थी, बच्चों की भी हो जाती थी, फिर उनके बच्चे हो रहे थे, तो जनरेशन जल्दी जल्दी बढ़ रही थी एंड पॉपुलेशन ओवरऑल उससे क्या होती है, बढ़ती है. बट यहाँ पे अब क्या किया गया, स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ
मैरिजेबल एज, अब क्या किया गया, अब मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया है ना, मैरिजेबल एज को अब क्या किया गया, बढ़ा दिया गया ऑफ द फीमेल, राइट, टू 18 ईयर्स। फीमेल की कितनी, 18 साल कर दी गई, और मेल्स की कितनी की गई, 21 साल। मेल्स की कितनी, 21 साल कर दी गई। तो 18 साल फीमेल की हुई, मेल्स की 21 साल हुई, इस तरह से इन्होंने एजेस को भी बढ़ा दिया। नाउ इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, छोटी फैमिलीज वाले जो लोग थे है ना, जिनकी छोटी छोटी फैमिलीज थी, यानी कि जो कम बच्चे रख रहे थे, एक बच्चा या दो बच्चा, तो ऐसी फैमिलीज को गवर्नमेंट ने फिर सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने इनफैक्ट लोगों को लालच दिया कि अगर छोटी फैमिली रखोगे, कम बच्चे रखोगे, तो क्या होगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो जहाँ भी गवर्नमेंट से इकोनॉमिक हेल्प की बात आती है, लोग उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, है ना, और ये एक अच्छा तरीका था पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने का। ठीक है, आई बात समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? यस, चलो ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज टू यूज वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एंड इसके अलावा ये भी कि भाई जो ऑलरेडी अभी छोटी फैमिलीज हैं, जिनके पास एक या दो बच्चे हैं, तो अब वो आगे और बच्चे ना करें, है ना, और उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े और उनकी फैमिली फर्दर ना ग्रो करे। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करें। क्या करें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करें। ओके, क्लियर? चलो, सो यहाँ पे हमारे जो है कंप्लीट टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। वैसे आज का जितना भी टॉपिक था वो बहुत ही आसान सा टॉपिक था, समझने वाली चीज़ें हैं सारी, है ना, बहुत ही मतलब फैक्ट्स के तौर पे आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। इट वॉज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। अभी हम यहाँ पे हम थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई है। लेट्स चेक दैट। Okay, so here's the very first question for you all. Question says increased IMR and decreased MMR. IMR is the infant mortality rate बच्चा, ठीक है। IMR आपको पता होना चाहिए क्या है, it is the infant mortality rate. Okay, and what is this MMR? It is the maternal mortality rate. So IMR and MMR को अगर हम देखें, ठीक है, increased IMR and decreased MMR, so what is going to happen? It causes rapid increase in the growth rate. इससे क्या होती है, आपकी ग्रोथ रेट में रैपिड इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। Bees result in decline in growth rate, so there is a decline in the growth rate, right? Next, not cause significant change in the growth rate. growth rate में बिल्कुल कोई change ही नहीं आएगा। या result in an explosive population, कि population एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, so you need to tell, yes, बताइए फटाफट से। हाँ जी, increased IMR and decreased MMR, yeah, in a population will lead to what? देखो, अगर आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, यानी कि बच्चों की डेथ हो रही है, वेयर साथ में आपका MMR डिक्रीज हो रहा है, कि मदर्स की डेथ घट रही है, तो ओवरऑल देयर इज अ बैलेंस, है ना, देयर विल बी अ बैलेंस, सो इट विल नॉट कॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ग्रोथ रेट। बात समझ में आई? अगर आपका ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, एक डेथ रेट बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा, तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लाएगा, समझे? इट विल नॉट कॉज मच सिग्निफिकेंट चेंज, राइट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, causes for increased population growth in India is or are what? increased population growth के लिए
इंडिया के अंदर क्या कॉज है, रीज़न क्या है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए? व्हाट इज इट? इंक्रीज इन द बर्थ रेट, बर्थ रेट में इंक्रीज होना, डिक्रीज इन द डेथ रेट, डेथ रेट में डिक्रीज होना, लैक ऑफ एडुकेशन, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दीज, सारी ही चीजें हैं। कॉजेज फॉर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या रीजन हो सकते हैं? देखो, ऑब्वियसली बर्थ रेट बढ़ रहा है तो इट विल कॉज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, है कि नहीं? डेथ रेट अगर घटेगा तो पॉपुलेशन क्या होएगी? डिक्रीज होएगी, एकदम सिंपल सी बात है। लैक ऑफ एडुकेशन, लोगों के पास अगर उतनी नॉलेज नहीं होगी, है ना, उतना अगर वहाँ तक आपकी लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होगी तो क्या होगा? उसके कारण भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो हेंस इट इज ऑल ऑफ दीज। वेरी नाइस एवरीवन, वेरी नाइस एवरीबडी। ऑल राइट, इट इज ऑल ऑफ दीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अगला सवाल, emergency contraceptives are effective if used within, emergency contraceptives जो होते हैं वो effective होते हैं अगर if they are used in 72 hours of coitus, if they are used in 72 hours of ovulation, if they are used in 72 hours of menstruation, if they are used in 72 hours of implantation। हाँ जी, emergency contraceptives आर इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होते हैं इफ यूज्ड विद इन, यस, इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स तो है ही फॉर श्योर, बट किस चीज के 72 आवर्स? विद इन द कोइटस, 72 आवर्स ऑफ कोइटस, 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन, 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन और 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन। हाँ जी बोलो, within the 72 hours of coitus, very nice, it is the 72 hours of coitus। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, RCH stands for what? RCH stands for what? RCH का बेसिकली फुल फॉर्म बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, reproduction cum hygiene, reversible contraceptive hazards या reproductive and child health। we have already discussed it। हाँ बोलो, RCH का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या रहता है। what does RCH stands for? what does RCH stands for? reproductive child health care। are you sure everybody? हाँ, ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा और हमने इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आती है RCH के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से इनिशिएटिव्स लेके RCH के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बेसिकली काम किया गया था, राइट। चलो अगला सवाल, द बेस्ट वे टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज, अगर हमें किसी कंट्री की पॉपुलेशन को डिक्रीज करना है तो उसके लिए बेस्ट वे क्या हो सकता है? टू एडुकेट पीपल, अगर हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना है, टू हैव बेटर हाउसेस, अच्छे घर बनाएं, टू किल पीपल ऑन अ लार्ज स्केल, हाँ थैनोस बन जाओ, सबको मार दो उठा के, नॉट एट ऑल। टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग, या फैमिली प्लानिंग को प्रैक्टिस करना और इम्प्लीमेंट करना। बोलो चलो फटाफट, या व्हाट इज इट? यस, बेस्ट वे टू डिक्रीज द पॉपुलेशन सिंपल है, लोगों को एडुकेट कर दो भाई, उन्हें पढ़ा दो, लिखा दो, उन्हें समझा दो, है ना। उन्हें पढ़ा दोगे, लिखा दोगे, समझा दोगे कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और धीरे धीरे ऑब्वियसली एडुकेशन से हम काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल में ला सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जितने भी यहाँ पे 11th के बच्चे हैं, ठीक है,
और अगर कोई 11th का बच्चा मेरी क्लास में आता है और अगर आपको पढ़ना है तो बेटा 11th का यूट्यूब का बैच अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, बिकॉज वी आर फुल फ्लेजेडली वर्किंग ऑन आर सक्षम बैच, जो बहुत अच्छा भी चल रहा है। ठीक है, सक्षम बैच आप लोग बता भी सकते हो भाई, सक्षम बैच बहुत अच्छा चल रहा है। इतने कम प्राइस पे आपको सिर्फ 2,500 रुपये वहाँ पे पे करने हैं, एंड यू आर गेटिंग सच गुड टीचर्स। रेगुलर लेक्चर्स हो रहे हैं आपके 1.5 2 घंटे के, और स्टडी मटेरियल मिल रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं आपके, टेस्ट बनाए जाते हैं, उसको चेक भी किया जाता है, रिवाइज भी किया जाता है। सो आई वुड सजेस्ट सक्षम बैच को आप जितना ज़्यादा हो सकता है प्रमोट करो। ठीक है, मेरे स्पेशली 12th क्लास वाले बच्चे भी अपने छोटे भाई बहन को बताएं सक्षम बैच के बारे में। एंड मेरा यहाँ पे कोड Y456 का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोग मेरा ये कोड यूज़ कर लेते हो Y456, तो आपको सक्षम बैच में इट हैज़ टू बी S456। ठीक है, ये S456 यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे 70% का डिस्काउंट, 70% का डिस्काउंट मिलता है। 70% इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट बेटा। ठीक है, 70% इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट। सो स्टार्ट कमिंग ऑन द सक्षम बैच एंड स्टार्ट टेकिंग द सेशंस। S456 is the code. Okay, do promote it as much as you can, and link is given in the description box beta, that is pinned in the description box. If you want to ask anything from us, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको लगती है कि यार मैम ये चीज़ें हमारी सॉल्व नहीं हुई है, ये चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई है, तो उसके लिए गूगल फॉर्म हमेशा आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप लोग गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, वहाँ पे आप कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको आती है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो, तो गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल करके आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नाउ लेट मी जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द अड्डा ऐप। सो अड्डा ऐप के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपको फ्री डाउट सॉल्विंग फीचर मिलता है, फ्री नोट्स और यूट्यूब सेशंस, PDFs ये सब मिलते हैं, फ्री PYQ सैम्पल पेपर्स, फ्री सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस, और साथ साथ में आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे सारी आपको मिल जाती हैं। ओके, या चलो, सो दैट वाज ऑल स्टूडेंट्स, that was all. Thank you so much. We will be meeting you all in the next class. तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेशंस को शेयर करते रहो, आपको सब कुछ यहाँ पढ़ाया जा रहा है क्लास में। डू शेयर द सेशंस एज मच एज यू कैन। ओके, एंड जाने से पहले लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।